नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर, जो कि हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर हर्षवर्धन एम शेख जी लेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 है, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति बाय वीरा पेरुमा सुसुनाग। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे पास अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल फिलॉसफी दिल्ली में, तो आप लोग वो पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा जिसने मिस कर दिया है। ब्रदर हर्षवर्धन शेख जी जो हैं वो नेशनल लेक्चरर हैं और गुजरात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कई बार रह चुके हैं। रोहित लॉज प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और 1975 में इन्होंने फिलोसफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा था। वो रिटायर हुए एज प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल में और MA BA B.Ed उन्होंने करा है इंग्लिश ज्योग्राफी में। तो ब्रदर जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं। और अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्रदर अपने इस पार्ट 2 लेक्चर को प्लीज़ स्टार्ट करिए। नमस्कार राजीव जी, आज आपने इस मंच पर उपस्थित होकर मेरा हौसला बढ़ाया है। आपको मैंने सुना है और हमारे राजीव जी जिन्होंने वहाँ अडियार में मिलने का उनसे जो भी प्रयोजन होता है दिसंबर में और जनवरी में, तो उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और ये जब प्रपोजल आया कि मैं कुछ दिल्ली फेडरेशन के लिए बोलूं, तो मैंने ये विषय पसंद किया कृष्ण जी के बारे में, जो ये किताब मुझे बहुत पसंद भी है। और यहाँ कृष्ण जी के बारे में जो भी सुसुनाग ने अपने ऐसे एक्सपीरियंस बताए हैं जो काफी दिलचस्प है, और इसलिए इन्हीं बातों को लेकर मैं चलूंगा। और ये हमारे सेकंड पार्ट में मोस्टली आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर so that our people may understand very easily. I will not repeat the incidents in that way, but I will go through certain explanations by Susunag. और उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि ये लास्ट टाइम हमने एक कैरेक्टर जिसका नाम है आदि कर्म, उनके बारे में कुछ बातें 1-2 मिनट में हो जाए। आदि कर्म जी सुसुनाग वीरो पेरुमा के काफी सीनियर, या ऐसा कहिए कि जैसे कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं और उसका कोई शिष्य रहता है, इस तरह का उनका संबंध। और 1953 से लेकर अपनी युवावस्था से सुसुनाग उनके साथ जुड़े। और आदि कर्म का नाम श्रीलंका में बहुत बड़ा है। और आदि कर्म जी अपने आप को ऐसा महसूस पाते हैं कि उनके लिए कृष्णमूर्ति इज एन एनलाइटेंड सेज, द सॉर्ट ऑफ टीचर who rarely appears on earth. एंड के को वे यानी कृष्णमूर्ति को एक ऐसा खिला हुआ फूल मानते हैं जो शायद ही हजारों सालों में खिलता है, और उनको गंवाना वो कभी भी गवारा नहीं करते। जैसे कि वे इनके साथ 2500 सालों से मुसाफरी में है, ऐसा महसूस करते आदि कर्म। और कृष्ण जी का एक इस तरह से प्राइवेट रूम में उनसे बात करने का एक ऐसा प्रयोजन हुआ कि एट दैट टाइम टीयर्स रोल्ड डाउन द चिक्स ऑफ द लर्नेड डॉक्टर, यानी आदि कर्म। He wept for a long time, and K simply sat there, watching him in silence, without uttering a word. Suddenly, Adikram stopped weeping on realizing that he had been behaving like a child.
उन्हें ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, एक बच्चे जैसी एक रोने का मेरा अंदाज, और वो भी कृष्ण जी के सामने। कृष्ण जी ने आदिकरम जी का हाथ थाम लिया और जैसे कि ढाढ़स बताते हो इस तरह से बोले कि many visitors have cried after spending some time with me. It's a kind of sensitivity. When you see something extraordinarily beautiful or hear melodious singing, don't you feel like crying? ये हमारी जो एक तरह से हमारा मनुष्य होने के नाते का एक गौरव है, एक पल है, जिसमें हम इतने आत्मसात हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। तो ये उनका अनुभव कृष्ण जी के साथ था। आदिकरम जी उन्हें बहुत इज्जत देते थे, मान देते थे, और कभी-कभी तो बोलते हुए उनके जो लिप्स यानी उनके होठ थरथरा जाते थे, वो बोल नहीं पाते थे, और इस तरह से उनसे जो बातें होती थी वो बड़ी ही इस तरह से एक अंदाज में होती थी कि वे कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो उनके हृदय के आर पार जा रहा है। वंस केट टुक हिम टू टास्क, अब वो कृष्ण जी को पसंद नहीं है कोई रोए उनके सामने, देखो, तो उन्होंने धमकाया आदिकरम को, व्हाई यू लाइक दिस। आदिकरम ने कहा, एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग इट, बट फॉर मी यू आर द बुद्धा। तो आदिकरम जी ने उन्हें बुद्ध का स्थान दे दिया था। कैसे सर, आई मे बी द बुद्धा बट व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी। ठीक है आप कहते हो तो, लेकिन आप डरते क्यों हो मुझसे। ऐसी बात उनसे जैसे कि हो रही थी, तो बड़ा ही रोचक ये वर्णन है। और हम देखते हैं कि श्रीलंका के कई लोग आदिकरम जी का बड़ा ही आभारी थे, क्योंकि कृष्ण जी को कोलंबो बुलाने का पूरा श्रेय आदिकरम को जाता था। और उस जमाने में कौन सी साल थी, 1949, 1957 और 1980, ये तीनों वक्त उन्होंने कृष्ण जी को कोलंबो में बुलाया था, और उनके कई व्याख्यान, उनके प्रवचन, उनकी चर्चा सभाएं, यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकातें, ये सब का आयोजन उन्होंने किया था। और श्रीलंका बड़ा ही कृष्ण जी के बारे में चिर परिचित एक राज्य बन गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। और नाम था रिवॉल्यूशनरी रिलीजियस टीचर। कृष्ण जी के बारे में ये बात बताई गई थी। और आदिकरम खुद पाली साहित्य के काफी गहरे एक विद्यार्थी रह चुके थे, और नेचुरली यानी स्वाभाविक है कि उनको बुद्ध धर्म में इतना विश्वास था, और शायद इसीलिए उनको जो भी उनकी बातें थी लाइव्स ऑफ अल्क्यून में, जो हम जानते हैं कि डॉक्टर एनी बेसेंट और लेट पीटर साहब ने खुद मिलकर वो लिखी थी किताब, या लिखवाई थी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कृष्ण जी की पास्ट लाइव्स के बारे में ये किताब है। तो अब समझिए एक रोचक बात आगे आती है। कृष्ण जी से पूछा जाता है कि क्या ये सही है आपके सारे पास्ट लाइव्स के रिमार्क, सुनिए, दैट वोंट हेल्प यू। इसको जानकर आप क्या करोगे। केस कर्ट रिप्लाई डिस्कंसर्टेड आदिकरम, आदिकरम को जैसे भौचक्का रह गए, who had been expecting an answer which clearly stated that the information in the book was either true or false. अब हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों में कृष्ण जी कभी भी उलझे नहीं है, क्योंकि ये सब बातें कृष्ण जी के लिए उसका कोई मायने नहीं है। सच क्वेश्चंस बोर्ड हिम, उनसे मतलब कि उनमें कोई रस हो ऐसा भी वो बता नहीं पाते। वो क्या कहते हैं, द पास्ट इज डेड, भूल जाओ, it cannot be changed or revived in any case. He had great difficulty in recalling anything beyond the immediate past. He was never good at remembering. ये कृष्ण जी की कोई ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में या पास्ट में अगर हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं जो कभी उनको याद भी नहीं रहती। ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि वो जो भी अपनी ऐसी अवस्था में कुछ मम्बलिंग या बोलते थे, तो भी
कुछ ऐसी घटनाओं का कभी जिक्र नहीं किया करते थे, या उनको पता ही नहीं चलता था कि वो किस बारे में है। आदिकरम ने अपना पूरा समय, अपनी एनर्जी, वो पूरे हे कृष्णमूर्ति के उपदेश, उनके जो भी शिक्षाएं हैं, उनका जो भी जो किताबें हैं, सबका उन्होंने श्रीलंका में हर जगह अलग अलग तरीके से उसको पहुंचाया। काफी मेहनत की उन्होंने। वो तो ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कृष्णमूर्ति सेंटर ऑफ श्रीलंका, कृष्णमूर्ति सेंटर ऑफ श्रीलंका। तो ये ऐसा केंद्र बना कि विच हैज अ लीगल स्टेटस। अब आप मानिए कि कोई ऐसा सेंटर बने जिसे लीगल स्टेटस मिला हो। कहां से मिला हो? श्रीलंकन पार्लियामेंट से, जिसके एक्ट है इनकॉर्पोरेट एक्ट नंबर 70 ऑफ 1981। ये कितनी बड़ी बात है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, उसकी गवर्नमेंट ने उसको इनकॉर्पोरेट किया था एक्ट नंबर 70 ऑफ 1981। तो ये कृष्णमूर्ति सेंटर ऑफ श्रीलंका को लीगल स्टेटस मिला था इस तरह से। He stated that Ceylon will be the future repository of Krishnaji's teachings, and all of us must work hard towards that end. So Adikaram sincerely believed that it was Sri Lanka's special destiny to protect and safeguard K's teachings in the future, in the same way that this is land which had so lovingly cherished the teachings of the Buddha after all the setbacks of that Buddhism suffered in the land of its birth. हम जानते हैं कि बुद्धिज्म का फिर रिवाइवल कर्नल ऑलकॉट के वहां जाने के बाद हुआ था, वो भी एक बड़ा इतिहास है। आदिकरम जी ने कृष्ण जी की जो भी बातें हैं उसके केंद्र टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, यानी भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसको भी संजोया है। उन्होंने कबूल किया है कि आई मस्ट एडमिट दैट वाज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या रीजन रहा? कि रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ केस टीचिंग्स इन श्रीलंका इज नॉट सोनली attributable to Adikaram's efforts to disseminate them. I think the teachings would in any case have appealed to the Buddhist inclined Sri Lankan. ये सुसुनाग ने बाद में खुद जाकर बताया कि श्रीलंका में कृष्ण जी के लिए इतने अभिभावक क्यों थे। तो कृष्ण जी की जो बातें थी वो बुद्ध धर्म से काफी मिलती जुलती और उससे भी काफी गहन लगती थी, इसलिए श्रीलंका में इस तरह से इनका प्रभाव रहा है। यानी कृष्ण जी और बुद्धा, बोथ सेजिस एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। तो कृष्ण जी के बारे में तुम जानते हैं कि अवेयरनेस पर उन्होंने काफी बातें बताई है। किसकी अवेयरनेस? वॉचिंग द थॉट प्रोसेस विदाउट डिस्टॉर्शन। ये बड़ी बात है, और दैट इज द ओनली मीन्स टू लिबरेशन। बोथ हैव देम टॉट देयर इज नो सेवियर। दोनों ने बताया कि कोई सेवियर नहीं है, आत्मदीपो भव, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों ने प्रश्न किए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग दैट इज परमानेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सोल और आत्मा। हमारी आत्मा जिसे हम सोल कहते हैं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कई बातों को उन्होंने प्रश्न किए। एंड बोथ टीचर्स showed that compassion alone will solve all human problems. करुणा से ही सारे जगत के कोई भी प्रश्न है उसे हम मिटा सकते हैं। सिर्फ शस्त्र है करुणा। शस्त्र भी शब्द करुणा के लिए हम प्रयोजित करें वो भी अच्छा नहीं है। आदिकरम ने खुद काफी कोई आराम किए बिना कृष्ण जी के हर एक चीजों को, हर एक बातों को इस तरह से उन्होंने हर दिन, यानी दिन रात 24/7 ऐसा हम कह सकते हैं, तो उनके लिए वो काम करते रहे। कभी उन्हें आराम नहीं मिला, तो वे थक जाते थे, और कभी कभी वे इतने थकान महसूस करते थे कि जनवरी 1981 में उन्होंने सुसुनाग को लिखा, एक पत्र लिखा। क्या लिखा हम देखते हैं। कृष्ण जी टॉक्स
demands so much of energy that I always fall ill or feel very exhausted after each course of talks. So I can well understand your exhaustion. I hope you are back to normal now. अब वही बात सुसुनाक को भी इस तरह से कुछ असर किया करती होगी, तो उन्होंने ऐसा उनको लिखा। अब आदिकरम ने जो उनकी एनर्जी थी वो इस्तेमाल किया करते थे, आराम नहीं करते थे, और इसीलिए कृष्ण जी की जो भी टॉक्स होती थी उसके बाद वो ऐसा महसूस करते थे। अब उन्होंने एक ऐसी इच्छा भी जताई थी, ये इच्छा जताई वो बड़ी ही गंभीर चीज थी। वो चाहते थे कि उनकी मौत कृष्ण जी की मौत से पहले हो। एक गुरु शिष्य की परंपरा में कितनी बड़ी ताकत है, और डायरेक्टली वो ऐसा डिक्लेयर किया करते थे कि मैं मर जाऊं तो कृष्णमूर्ति से पहले मर जाऊं। क्यों? कि वो मेरे अगर पहले अगर मर जाते हैं तो वो जो माहौल बनेगा उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। He had even identified himself with the two great disciples of the Buddha. वो अपने आप को बुद्धा के दो डिसाइपल शिष्य है, श्रीपुट्टा एंड मोगलम। तो मोगलाना, ये दोनों शिष्य वो बुद्ध से पहले गुजर चुके, और ऐसा ही हुआ। दिसंबर 28, 1985 आदिकरम जी पीसफुली इस दुनिया से चले गए, और हम जानते हैं कि कुछ सप्ताहों के बाद February 17, 1986 को कृष्णमूर्ति भी इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। ये कैसी बात है? इट्स हाईली just we cannot imagine that. No, it gives a kind of proper understanding, a kind of bonding, a kind of the energy that we have. K had strangely been fulfilled. That means he predeceased K. आदिकरम predeceased K. तो ऐसी बातें हुई। अब जब उनका क्रिमेशन हुआ आदिकरम का, तो सारा पूरा श्रीलंका, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका उनके फ्यूनरल में आए, और उन्होंने उस वक्त एक स्पीच दी। उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि जो दी गई, तो उसमें मेन जो उसके स्पीकर थे वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर आनंद तिसा थे। आनंद तिसा द एल्विस, इनका नाम है डॉक्टर आनंद तिसा द एल्विस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और उन्होंने कृष्ण जी की जो बातें थी उनको बताया, और साथ में आदिकरम जी का कार्य था उसके बारे में भी काफी गंभीरता से उन्होंने लोगों को बताया। आगे हम बढ़ते हैं कि जिस तरह से आदिकरम जो काम करते थे, तो सुसुनाग उनसे काफी प्रभावित थे। मैंने आपको पहले बताया कि 1953 में आदिकरम ने और सुसुनाग दोनों में एक इस तरह से एक संबंध बढ़ा कि उनकी जिंदगी में कृष्ण जी की बुक्स को पढ़ने के सिवा और कोई रस नहीं था। Nothing is sweeter than discussing case teachings with like-minded friends. देखना, अब कभी कभी लोगों को ऐसा भी होता है, नहीं कुछ और बातों में रुचि नहीं रहती, हम कुछ बातें करते हैं जिसमें हमारे दो पहलू है, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी और दूसरा हम कृष्णमूर्ति के बारे में। तो उसी में ही हम शायद हर वक्त अपने आप को खो देते हैं और उसी में ही चर्चा करते हैं। तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ। अब आदिकरम इंसिस्टेड, उन्होंने क्या कहा कि आप कृष्ण जी को मिलना चाहते हो, आप उनके खास जो भी बातें हैं उनको समझना चाहते हो, तो वो तो ठीक है, लेकिन उनसे आप मिलो। ये भी एक बात उन्होंने इस तरह से जताई कि आपको क्या बनना पड़ेगा? मेटा। मेटा यानी जो लविंग काइंडनेस है, जो हमारे बुद्ध धर्म में ऐसी बात बताई है। आदिकरम ने वो ऑब्जर्व किया उनकी किताबों को पढ़ करके, हम दिल से बड़े ही चाव से, गंभीरता से बड़े ही प्यारे बनते जाते हैं। कोई हमारे में द्वेष भाव नहीं रहता है। वी बिकम टेंडर हार्टेड। तो
इतने टेंडर हार्टेड हुए कि आदिकरम जी ने एक दिन कह दिया सुसुनाग को, चलो तैयार हो जाओ, सो गेट रेडी सून टू ट्रैवल टू इंडिया। मैं आई विल इंट्रोड्यूस यू टू के। अब हम जानते हैं कि कृष्णमूर्ति को शॉर्ट फॉर्म में के भी कहते हैं। whom I know well, I will arrange। उस वक्त this was the time of 1953। तो उन्होंने कहा चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊं और I will arrange an interview for you। Thereupon I stated that although his proposal was most appealing, I would sadly have to turn it down because being a schoolboy, I lacked the money for a long journey। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई सुसुनाग ने, क्योंकि वो तो विद्यार्थी अवस्था में थे, पैसे तो थे नहीं, तो हम इंडिया कैसे जाए। ओ दैट्स हार्डली अ प्रॉब्लम। आदिकर्म ने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आई विल पे ऑल योर एक्सपेंसेस। आई वॉज वेरी टच्ड बाय हिज थॉटफुल एंड जनरस ऑफर। ऐसे वर्तमान समय में अगर कोई मिल जाए कि भाई चलो एक युवा को आगे बढ़ाना है और उसको फाइनेंशियली मदद करनी है, तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। अब ये मिलते हैं, अब एक और कैरेक्टर इसमें आता है, मिस्टर सी जिनराज दास। तो ट्रैवल करते करते इंडिया में we met several persons who at various times had been closely associated with K कृष्ण जी से। कौन कौन थे? नोटेबली जिनराज दास जी, सी जिनराज दास। उस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी उस वक्त वो प्रमुख थे, और बड़ी प्यार से उनको हम ब्रदर राजा कहते हैं। तो जिनराज दास जी ने अहम रोल निभाया था कृष्ण जी के शुरू के दिनों के शिक्षा, उनको पढ़ाया था। फॉर ही हैड बीन हिज प्राइवेट ट्यूटर। जिनराज दास जी खुद कृष्ण जी को पढ़ाया करते थे। तो हम जिनराज दास जी के पास गए एक शाम को, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में जो है, वहां के ब्यूटीफुल गार्डन में हम चल रहे थे। He walked extremely slowly because he was frail in body। बहुत पतले थे ना जिनराज दास, धीरे धीरे चलते थे, और उनको आर्थराइटिस था, तो घुटनों का दर्द था, तो जरा धीरे धीरे चलते थे। और उनकी आवाज में कृष्ण के लिए इतना माधुर्य था, इतनी ऐसी रिधभात थी, शब्दों का ऐसा चयन था। और उन्होंने पूछा कि कृष्ण जी कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वो कहाँ है अभी। तो आदिकर्म को पता था, इसलिए उन्होंने पूछा। At that time, thanks to Jinraj Das' interest in preserving things of great historic and sentimental value। अब ये देखो, एक यह बड़ी बात आई है, जिनराज दास जी के जमाने में कृष्ण जी की जो भी चीजें थी उनको उन्होंने सुरक्षित थियोसॉफिकल सोसाइटी में रखा। Housed a fascinating collection of articles that had once belonged to the boy K। जब कृष्ण जी काफी छोटे थे, किशोर थे, तो उनकी जो भी चीजें थी उनको वहां सही ढंग से रखा गया था। क्या क्या चीजें थी, तो उनमें हम देखते हैं कि उनके जो हैंड रिटन एक्सरसाइज बुक्स थी, कुछ टेक्स्ट बुक्स थी, कुछ उनके कपड़े थे, कुछ उनके उनके जूते भी थे, और उनकी डार्क लॉक्स थी, यानी जुल्फें थी, बाल के लॉक्स। वो जुल्फों को भी वहां पर जो लंबी हो जाती थी तो उसको काट के रखा गया था। कई सालों के बाद सुसुनाग ने सोचा कि मैं इनका एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड बनाऊं, और जब वो गए वहां पर कई सालों के बाद, वो बताते हैं कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर थे सोसाइटी के, उन्होंने बताया दे वर अनअवेयर दैट सच ए कलेक्शन हैड एवर एग्जिस्टेड। वो तो अफसोस करने लगे, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। प्रश्न करता है यहाँ पर, हैज इट मिस्टीरियसली डिसअपियर्ड। तो ये बात यहाँ पर ऐसी है। अब हम सोच सकते हैं कि वहां पर जो भी कलेक्शन होगा आज उसका कहीं ठिकाना नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जहां पर कृष्ण जी से सुसुनाग की पहली मुलाकात, आई मीट कृष्णमूर्ति फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसी टाइटल है।
On the day of our interview with K, Adikaram closed his eyes and solemnly meditated for 1 hour. मिलने से पहले वो ध्यान किया उन्होंने, आदिकरम ने, और उन्होंने मुझे बताया कि के से मिलने से पहले ये जरूरी है कि तुम अपने दिमाग में से सारी, यानी जो भावनाएं हैं, जो इच्छा है, उनको मिटा दो और उनको साफ कर दो. यू मस्ट क्लींस योर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स. ऐसी कोई चीजें अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी जैसे कि मैं मिल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को मिल रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ, तो ये मेरा एक बड़ा ही गौरवशाली पल होगा. ये सब बातें निकाल दो. ही एडवाइज मी, आदिकरम ने शिशुनाग को सलाह दी. क्या सलाह दी? कि उनको अपने माइंड को बड़ा टाइडी अप, ठीक ठाक रखना है बिफोर मीटिंग के. मैंने हंसते हुए पूछा, इफ के नोटिस माई अनटाइडी माइंड इट डजंट मैटर. अगर मैं विक्षिप्त हूं और कुछ मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ चल रही है तो क्या उनको पता चलेगा? काफी मौसम सन्नी, यानी हम देखते हैं सन्नी आफ्टरनून थी, ब्राइट. वी अराइव्ड एट स्पेशियस बंगलो ऑफ मिस्टर पटवर्धन इन पुणे. तो पूना में थे उस वक्त. मिस्टर डी राजगोपाल ने उन्हें वहां पर ग्रीट किया, बुलाया, स्वागत किया उनका. He requested us to send him newspaper clippings and articles from magazines. अब ये पटवर्धन जी को, राजगोपाल जी को, वे अपने, यानी आदिकरम जी, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स और आर्टिकल्स मैगजीन्स में जो भी आते थे वो पहुंचाते थे. This he needed for preservation at his archives in Ojai, California. यानी राजगोपाल जी खुद ओहाई में ये सब वहां पर संजोकर रखते थे, वहां प्रिजर्व किया करते थे. I should mention that these archives are now in the custody of the Krishnamurti Foundation of America. तो अभी भी है, लेकिन ये कस्टोडियन है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लोग. अब हम कृष्णमूर्ति के रूम में पहुंचाए गए, हमें वहां पर बिठाया गया. In the corner of this high-ceilinged small room was his old-fashioned bed. जिस रूम को वहां पर कृष्ण जी से मिलना था, वो रूम काफी, उसकी सीलिंग बड़ी ऊंची थी और एक पुराने तरीके से बनाया गया एक बेड था जिस पर मच्छर की जाली लगाई हुई थी और सॉफ्ट कारपेट नीचे लगाई थी जिसमें जास्मिन फ्लावर्स रखे थे. और कारपेट पर जो जास्मिन फ्लावर्स, उसकी खुशबू आ रही थी. और अचानक कृष्ण जी दिखाई दिए, इमैक्युलेटली ड्रेस्ड, बहुत अच्छी तरह से वस्त्र परिधान में, इन अ क्रीम कलर्ड कुर्ता and white pajamas. He walked into the room and smilingly embraced Adikaram. वो आए रूम में, आदिकरम से भेंटे. It was nice seeing the hearty reunion of two old companions. काफी प्रभावित हुए शिशुनाथ, ये दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं. आदिकरम ने मेरा परिचय कराया कि जे कृष्ण जी से. क्या बोले? हियर इज माय फ्रेंड सुसुनाग वीरा पेरुमा फ्रॉम कोलंबो. मैं उनको साष्टांग दंडवत कर रहा था. आई बोड रिस्पेक्टफुली. और उसी वक्त कृष्ण जी ने मेरा हाथ थाम लिया. हम देखते हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग के सामने हम जाते हैं तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं. तो जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, कृष्ण जी ने उनके हाथ थाम लिए. फिर एक भी शब्द बोले बिना हम तीनों नीचे कारपेट पर आलथी पालथी मारकर बैठ गए. वी सेट इन द क्रॉस लेग पोजीशन. कोई चेयर में नहीं बैठे, नीचे बैठ गए. कृष्ण जी मेरे बिल्कुल सामने थे. वे थोड़ा मेरी ओर मुड़े ताकि उनके जो नीस है वो मेरे नीस से टच करे. उनका चेहरा, हिज फेस वाज वेरी नियर माइन. उनका चेहरा मेरी चेहरे से बिल्कुल नजदीक था और उन्होंने मेरी आंखों में
ताकना शुरू किया. He gazed intensely in my eyes. It was a fixed and prolonged focusing of attention on my eyes. It was like being exposed to a powerful beam from a searchlight. सुसुनाक को ऐसा महसूस हुआ कि एक काफी रोशनी जो काफी चकाचौंध कर दे, ऐसी रोशनी जैसे कि वो देख रहे हैं. At first I experienced a sensation of uneasiness. पहली बार में तो वे ऐसे हिल गए, uneasy हो गए. Then I felt weak and dizzy and faintly. फिर तो वे अपने आप को इतना कमजोर महसूस करने लगे जैसे कि अभी उनको एक यानी वो जैसे कुछ हो जाएगा, उनको बेहोश हो जाएंगे. I turned away. मैंने आंखें फिरा ली. And looked sideways in the direction of the veranda and garden. मैं गार्डन की ओर देखने लगा और जैसे ही मैं बाहर देखने लगा तुरंत ही उन्होंने I was forced to look at his face again. उन्होंने कहा नहीं इधर देखो, मेरे सामने देखो. Because his eyes were magnetic. I realized सुसुना को क्या महसूस हुआ that I had failed to distract myself by looking elsewhere. फिर मैं कहीं और नहीं देख पाया, सिर्फ उनके सामने ही मैं देखना. और this time I look him full in the face. कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं, उनके सामने मैं देखता रहा. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये these piercing eyes were still observing me. कृष्ण जी की जो तेज आंखें उनको कुछ निरीक्षण कर रही थी. Watching every movement and gesture, as though my whole mind was being subjected to a searching X-ray. जैसे कि वो एक्सरे ले रहे हो मेरे पूरे माइंड का. मुझे पसीना आने लगा. मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि कुछ मेरे जहन में ऐसा कुछ बदलाव होने लगा. मेरे पूरे मस्तिष्क में जैसे कि कुछ पिघल रहा हो ऐसा महसूस होने लगा. The mind seemed somewhat unburdened and swifter in its capacity to perceive. और पूरे मन में से एक पूरा जो हमारे में जैसे एक भार रहता है, एक ढांचे का भार रहता है, वो मुक्त हो गया, वहां से चला गया. और we sat silently for about 20 minutes, which appeared like 20 trying hours. 20 मिनट तक बैठे जैसे 20 घंटे जैसे निकल गए ऐसा उन्हें महसूस हुआ. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसी समय विदाउट सेइंग एनीथिंग, के कंटिन्यूड लुकिंग एट माय आईज. अब उनको कृष्णमूर्ति जैसे देख रहे थे उनको. आई हैड डैबल्ड इन हिप्नोटिज्म, लेकिन वो हिप्नोटिज्म तो था नहीं. इट वाज ऑब्वियस दैट के वाज नॉट हिप्नोटाइजिंग मी. ये घटना जैसे सुन रहे तो सुसुनाक का ये वर्णन कहीं और हमें मिलता नहीं इस तरह का. और आई वंडर्ड वेदर के वाज ट्राइंग टू साइज अप माय कैरेक्टर. तो इस तरह से सुसुनाक, उनकी जो एनर्जी थी के, और उन्होंने जिस तरह से उनको देखा उसमें पूरे वो डूब गए. और इस तरह से उनके पूरे मस्तिष्क में जो एनर्जी अलग से आई तो उसमें उनका एक तरह से एक चरित्र निर्माण हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं. Years later, did he not say that he would never probe into the mind of another, for that would be like reading another's letter? किसी और को ऐसे देखकर उनके माइंड को पढ़ लेना जैसे कि हम किसी का पत्र पढ़ रहे हो. Was he attempting to convey message by non-verbal means? प्रश्न तो उठते हैं ना कि इस तरह से कोई देखे और हमें ऐसे पता चल जाए वो क्या कहना चाहते हैं. बोले बिना, बताए बिना, समझाए बिना सीधा परसेप्शन हो जाए, सीधा ही हमें पता चल जाए. आदिकरम commented that he too was puzzled. अब आदिकरम को भी वो
आश्चर्यचकित हो गए थे उस वक्त, ये क्या हो रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एंड इंटीमेट एसोसिएशन विद के, he had never previously seen him focusing his concentration upon a person for such a lengthy duration. उनका भी अनुभव पहले का कभी नहीं हुआ था, प्रथम बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस तरह से कृष्णमूर्ति किसी को देख रहे हो, और काफी 20 मिनट का वक्त निकला। To this day, I do not quite understand the significance, if any, of what actually transpired during that speechless spell with King. यानी उनको जो अनुभव हुआ उसके बारे में वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। I discussed the matter with an eminent theosophist. एक प्रभावित थियोसॉफिस्ट से उनसे चर्चा भी की। He opined, उन्होंने एक अपना इस तरह से मत व्यक्त किया, क्या? इट वॉज एन इनिशिएशन। उन्होंने बताया कि ये तो इनिशिएशन है, यानी दीक्षा आपको दे दी गई है। आई ब्लर्टेड आउट, नॉनसेंस। उन्होंने बताया नहीं, ये इनिशिएशन नहीं है, इनिशिएशन आर क्वाइट आउट ऑफ कैरेक्टर, ये इनिशिएशन नहीं है। Did he not stress absolute self-reliance and rule out the possibility of any kind of external help in spiritual matters? उन्होंने हर वक्त ऐसी जो भी शक्यताएं होती है जो बाहरी तौर से स्पिरिचुअल मैटर्स में लोगों को दी जाती है, उसका वो विरोध करते थे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये इनिशिएशन कैसे हो सकता है? यानी जो भी थियोसॉफिस्ट उन्होंने उस जमाने में उनको समझाया होगा कि ये कृष्ण जी ने आपको इनिशिएशन किया। ये तो बड़ी घटना है, मुझे 1980 की बात आ रही है। इसी बीच में मैं थोड़ा सा बता दूं, जब चलते थे राधा जी और कृष्ण जी वो दरिया किनारे से कैंपस में आए, उस वक्त हम बड़ी लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और जैसे वो निकलते थे तो जैसे मैं बोला हेलो सर, तो उन्होंने बोला थैंक यू सर, मेरे सामने देखकर। और उनका देखना और मेरा वहां खड़ा रहना, ये शायद ऐसा वक्त था जो आज भी मैं उसे याद करता हूं तो चित्त में कुछ ऐसा, मतलब कि जिसे हम क्या कहते हैं, पूरा टोटल साइलेंस हम महसूस करते हैं। टोटल साइलेंस यानी कुछ है ही नहीं, जैसे वी आर नथिंग फ्रॉम इनसाइड, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर आगे सुसुनाक बताते हैं कि हमारी मीटिंग वाज सपोज टू बी एन इंटरव्यू, यानी उनसे मिलना था, एक बातचीत करनी थी, लेकिन बट वी वर बिहेविंग लाइक मंक्स हु हैड टेकन वाउज ऑफ साइलेंस। हम तो उस साधु की तरह थे जिन्होंने शांत रहने की प्रतिज्ञा ही की हो। इट अकर टू मी दैट आई शुड सून स्टार्ट टॉकिंग विथ के, तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अब देखो वो बात क्या करते हैं। आज के हमारे जो ये सेशन है उसके हम अगले दौर में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो आज उनकी जो बातों में जो डायलॉग है वो सही तरह से सुनना, बार बार सुनना। क्या कहते हैं सुसुनाक? प्लीज मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। कृष्ण जी कहते हैं गो हेड। सुसुनाक बोले आई रोट यू अ लेटर अबाउट अ सर्टेन प्रॉब्लम, डिड यू रिसीव इट? आपको मिला जो पत्र मैंने लिखा हो? कृष्ण जी बताते आई डोंट रिमेम्बर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सुसुनाक बताते आई डोंट नो वेदर इट इज राइट टू कॉल इट अ प्रॉब्लम, actually it is a situation of indecision. After reading your books I have been put into a dilemma. देखो सही सही बताते सुसुनाक कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे तो तकलीफें हो गई, मुश्किल में आ गया मैं, और इसलिए मैंने लेटर लिखा था। कृष्ण जी, तो आपने इसकी चर्चा की डॉक्टर आदिकरम जी से? हाँ मैंने की, सुसुनाक बताते हैं, मैंने की, आई हैव डन सो, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। देखो सीधे ही हम बता रहे हैं कृष्ण जी से कि वो सीधा पूछ रहे, रिसेंटली आई फिनिश माय कॉलेज एजुकेशन। एक कॉलेज का छात्र कृष्ण जी से सीधे बात कर रहा है। आई हैव बीन अ फेयरली गुड स्टूडेंट, आई गॉट गुड मार्क्स एंड पास द एग्जामिनेशन। यानी अपने विद्यार्थी जीवन में वो अव्वल रहे हैं, अच्छे रहे हैं, और काफी अंकों से उन्होंने परीक्षाएं पास की। What I have to decide now is whether to enter an university or give up studying to altogether. अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, यूनिवर्सिटी जाऊं या फिर मैं कुछ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लूं, यानी पढ़ना छोड़ दूं।
I am sure that my chances of finding employment will be remote unless I have an university degree. अगर यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मिलेगी तो मैं कोई अच्छी जॉब नहीं ले पाऊंगा. But if I continue studying with the intention of obtaining a degree, don't I run the risk of making my mind less sensitive? कई लोग तो ऐसे अलग प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरा पैसे का क्या होगा, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं क्या करूं. लेकिन उन्होंने तो ये बताया कि अगर मैं डिग्री लेने जाता हूं तो मैं कुछ तय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है. आई एम ईगर टू हैव अ माइंड दैट इज हाईली सेंसिटिव, but amassing knowledge will increase my insensitivity. यानी ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम इनसेंसिटिव जो हो जाते हैं उसकी बात भी वो बताते हैं. एंड मेक द माइंड लेस प्लायबल. कई लोगों को ऐसा होता है, ये उन्होंने उस वक्त बताया. आई बेनिफिटेड इनॉर्मसली बाय रीडिंग योर बुक्स. बड़ी लंबी बात बताते हैं सुसुनार प्रश्न पूछने से पहले, और पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट हूँ, पढ़ना या नहीं पढ़ना, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना, उसके बाद मैं डिग्री हासिल करूं, और डिग्री हासिल करने के बाद मैं इनसेंसिटिव हो जाऊं जो लेस प्लायबल है. और इस तरह से क्या फायदा. आई बेनिफिटेड इनॉर्मसली बाय रीडिंग योर बुक्स वेयर यू एक्सप्लेन दैट नॉलेज इज एन हिंड्रेंस. ज्ञान तो हमारी जो भी प्रगति है उसमें बाधक है. आई रियलाइज माई सेल्फ दैट नॉलेज मेक्स द माइंड डल. किताबी ज्ञान, नॉलेज का मतलब यहाँ पर हम किताबी ज्ञान लेंगे कि हमारे माइंड को डल बनाते. अब देखो कृष्ण जी जवाब देते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी नॉलेज मेक्स द माइंड शार्प एंड अलर्ट. अब आप सोचेंगे कि कई बातों को कृष्ण जी के बारे में सुनते सुनते कई लोगों ने बताया कि किताबी नॉलेज की कितनी अहमियत होनी चाहिए. तो कृष्ण जी क्या बताते हैं, नॉलेज मेक्स द माइंड शार्प एंड अलर्ट. तो सुसुनाग ने बताया, I find that as I go on acquiring knowledge, my character keeps on changing. My tastes change, and so does my outlook. That innocent freshness of childhood is dropping away because I keep on changing. Isn't that a great pity? ये तो बड़ी दयाजनक परिस्थिति है. जैसे जैसे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, किताबी ज्ञान प्राप्त करता हूँ, तो क्या होता है, मैं जो निर्दोष होता हूँ एक बच्चे की तरह, वो बात चली जाती. तो ये क्या दयाजनक है ना. Isn't that a great pity? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि जो चेंजेबल है उसे मत रखो. कृष्ण जी, मुझे पता नहीं चला आप क्या कहते हैं. आई एम नॉट एट ऑल क्लियर. व्हाट्स योर एडवाइस. कृष्ण जी कहते, देखो यहाँ पर, लुक हियर सर, हैव यू पॉट्स एंड पॉट्स ऑफ गोल्ड. नो आई हैवंट. क्या तुम्हारे पास है खजाना, सुना मोहर से भरा हुआ पॉट्स? तो नहीं है. तो कृष्ण जी पूछते हैं कि ठीक है, तो डू यू लाइक कैरिंग ए बैगिंग बाउल. तो क्या भिक्षा पात्र लेकर घूमना चाहते हो. ये पूरा डायलॉग है, ओरिजिनल डायलॉग है. आप देखो कृष्ण जी क्या उसको कह रहे हैं कि क्या भिक्षा पात्र लेके चलोगे. नॉट एट ऑल. देखो अब क्या बोलते हैं, देन यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड फाइंड योर सेल्फ ए जॉब. गो एंड गेट ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब. Let us suppose that you are a student of engineering. Don't be ambitious and say, I am going to be the greatest engineer. देखो यहाँ सही कृष्ण जी जो हमें बताना चाहते हैं ना, सही ढंग से जो ट्रेनिंग के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, कुछ बन जाने के बाद क्या बनना है, वो कृष्णमूर्ति यहाँ पर एडवाइस करते हैं. बी अ गुड एफिशिएंट इंजीनियर, दैट्स ऑल. The desire to shine in society must be avoided. मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ये सब हटा दो. इट्स वल्गर, बेबुनियाद है. नॉलेज इन इटसेल्फ इज हार्मलेस. जो ज्ञान प्राप्त करते हो वो तो हार्मलेस है, उसमें कोई बुराई नहीं है. बट मेकिंग यूज ऑफ नॉलेज एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट इज व्हाट मेक्स द माइंड डल. यहां पर बात आती है, जो नॉलेज
लेने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, कुछ बन जाने के बाद, अगर आपके दिमाग में कुछ, जैसे हम कहते हैं कि कुछ सड़ा आ जाता है, आप कुछ, हम कुछ है ऐसा हम अभिमान करते हैं, तो वो डल है। तो सुसुनाग ने बोला, सो यू आर नॉट अगेंस्ट नॉलेज? वाई सर? कृष्ण जी कहते हैं, क्यों हम उसके अगेंस्ट क्यों हो, नॉलेज के अगेंस्ट? डोंट वी नीड मोर नॉलेज एंड बेटर नॉलेज? देखो कृष्ण जी कहते हैं कि हमें टेक्निकल या नॉलेज, यानी नॉट किताबी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज वो बताते हैं। किताबी ज्ञान है, उसमें टेक्निकल नॉलेज तो मिलता है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात आ जाती है, वो कृष्ण जी यहाँ बताते हैं। और कहते हैं कि ट्रू साइंटिस्ट इज ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, बट व्हेन अ साइंटिस्ट वर्क्स हार्ड with the intention of winning the Nobel Prize, isn't he seeking his own glory? यहां सही बात बताई। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप तो नोबेल प्राइज जीतने की एक रुचि रखते हैं और इस तरह से आप काम करते हैं, तो वो अपनी ग्लोरी के लिए है। सुसुनाग ने बताया, I still do not understand the question of when knowledge is dangerous and when it is useful. तो कृष्ण जी उसके बारे में बताया कि नॉलेज कब फायदेमंद है और कब नुकसानकारक है। Using knowledge for psychological purposes is harmful. अगर व्यक्तिवादी स्वरूप से अगर ज्ञान का प्रयोजन करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो बड़ा ही गंभीर है और वो आपको श्रेयस्कर नहीं है। सुसुनाग ने बताया, तो इन योर थॉट्स यू डिस्टिंग्विश फैक्चुअल मेमोरी फ्रॉम साइकोलॉजिकल मेमोरी। दोनों की जो भेद रेखा है वो बताए, फैक्चुअल मेमोरी और साइकोलॉजिकल मेमोरी। व्हाट इज फैक्चुअल इज इजी टू अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन द टर्म साइकोलॉजिकल मेमोरी। अब ये हमें समझाइए। कृष्ण जी बताते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट, अब देखो फैक्चुअल और साइकोलॉजिकल मेमोरी के बारे में कृष्ण जी किस तरह से बताते हैं, वो उदाहरण भी देते हैं। अब समझिए, सुनिए, बहुत बड़ी बात बताई। कृष्ण जी बोलते हैं कि इट इज अ फैक्ट दैट डॉक्टर आदिकरम इज अ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज फैक्चुअल मेमोरी। But the moment you regard him as a socially useful person because he happens to have an academic title, you have created psychological memory, haven't you? जिस वक्त आपने ये दिमाग में ला दिया कि आदि करम जी वो एक प्रतिष्ठित है, तो एक साइकोलॉजिकल मेमोरी आ गई। नाउ कैन यू व्यू योर फ्रेंड डायरेक्टली without looking at him through the screen of his title and reputation? कितनी बड़ी बात होता है, हम प्रभावित हो जाते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल मेमोरी। कई लोगों से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम जिस राह पर चलते हैं और जिसे भी हम मानते हैं, सीखते हैं, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं, और फिर प्रभाव नहीं रहता तो किसी और को फिर हम अपना गुरु बना के निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई। सुसुनाग ने बताया कि आई एम स्टिल वरीड। अब आगे देखो, उनका एक और स्टेप है, पूछते हैं या बताते हैं, आई एम स्टिल वरीड दैट माई सेंसिटिविटी में डिक्रीज एज आई ग्रो ओल्डर। हर एक के लिए ऐसा होता है, जैसे हम बढ़ते हैं उम्र में तो हम सेंसिटिविटी कम हो जाती है। बी केयरफुल, कृष्ण जी बता, बी केयरफुल एंड एंश्योर दैट इट डज नॉट टेक प्लेस। ऐसा हो ही ना, आपको इसका ध्यान रखना है। आई हैव टू मीट पीपल बट आई एम केयरफुल नॉट टू बिकम इनसेंसिटिव। अपनी जो संवेदना है उसको सुरक्षित रखें, कभी इनसेंसिटिव मत हो। स्टिमुलेटेड बाय केस वर्ड्स ऑफ विजडम, उसके कृष्ण जी के जो शब्द आते थे, वो जो इतनी उसमें प्रज्ञा थी कि उससे आदि करम जी से रहा नहीं गया। He was stimulated and Adi Karam ceased remaining quiet and he decided to participate in the discussion. उनसे रहा नहीं गया, वो बोल पड़े। आदि करम बोलते हैं अब कृष्ण जी से, वो क्या कहते हैं सुने। My difficulty is that in the course of earning my livelihood of writing scientific articles, I tend to become insensitive. I wish I didn't have to work so that the mind is free to be in a state of heightened awareness all the time. ये उनके अंदर जो भावनाएं चल रही थी,
यानी वो थक जाते थे ना, उसके कारण थक जाते थे। उनकी जो हाइटेंड अवेयरनेस के लिए वो प्रयत्न करते थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। इफ आई डिडंट हैव टू वेस्ट माय एनर्जी अवे इन मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, आई विल हैव मोर एनर्जी फॉर अवेयरनेस। तो कृष्ण जी ने देखा, उनका जवाब देते हैं। आदिकर्म ने जो पूछा उसका जवाब कृष्ण जी क्या देते हैं, उनके सही सही शब्दों में। Why are you separating the so-called material world from the so-called spiritual one? Have you tried translating your spiritual interest into a materialistic form so that there is no clash between the two spheres? कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कृष्ण जी ने बताया। दोनों स्ट्रीम चल रहे हैं, दोनों प्रवाह गतिमान है, उसको अलग करना वो सही बात होती है। द वर्क ऑफ ए जेन्युइन साइंटिस्ट डज नॉट स्टॉप विद द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो सही सही ढंग से जो वैज्ञानिक होता है, वो बाहरी दुनिया की जो भी बातें हैं उससे कभी भी वो कहीं भी वो प्रभावित नहीं होता और अपना काम बंद नहीं करता है। द वर्क ऑफ ए जेन्युइन साइंटिस्ट, यानी जेन्युइन शब्द पर उन्होंने बड़ा ही यहाँ एक रोचक इस्तेमाल किया है। फिर ही शुड ऑल्सो एग्जामिन हिज इनर वर्ल्ड, और साथ साथ उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड को भी एग्जामिन करना है। व्हाट यू डिस्कवर अबाउट योरसेल्फ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन योर साइंटिफिक आर्टिकल्स। देखा, ये बड़ी बात होगी। अब जो अपने आप को आप डिस्कवर करते हो तो उसके साथ ये साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी वो एक्सप्रेस हो जाता है। इफ यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट of all the movements of your mind in your daily life, you will find that there will be a difference in the quality of your writing. देखा, टेक्निक समझो तो टेक्निक, या अपने अंदरूनी जो माइंड में जो काम चल रहा है, जो प्रभावशाली बातें बन रही है, उसको सोचो। बाह्य दुनिया से तो आप नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अंदर जो परिवर्तन आता है उसके बारे में, यानी जो क्वालिटी है वो बनती है। You may become a more efficient writer. कई लोगों ने उसको अलग अलग प्रवाहों से नामांकित किया है, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा भी कभी कभी कहा जाता है। योर स्टाइल में इंप्रूव। तो ये बातें उनसे हुई, ये इंटरव्यू हुआ। फिर दैट ईयर, यानी उसी साल, यानी उसी 53 में, we thoroughly enjoyed the sparkling series of talks by K in Pune and Bombay. तो उनके जो सीरीज चलते थे, उनके टॉक्स के, तो इस तरह से वो उन्होंने, so there is an unforgettable incident that occurred soon after a meeting in Pune one evening. कई लोग आए, a crowd of admirers and devotees encircled के। अब हम देखते हैं कि कृष्ण जी की टॉक्स खत्म होती है तो कई उनके जो डिवोटीज है, उनको चाहने वाले हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे चले जाते हैं, बड़ा क्राउड हो जाता है। A crowd of admirers and devotees encircled के, and then a young lady, एक यंग लेडी आई, उन्होंने she placed a beautiful garland of flowers around his neck. एक फूल माला उनको पहना दी कृष्ण जी को उनके गले में, और उसके बाद चरण स्पर्श किए कृष्ण जी के। इट वॉज ए ट्रेडिशनल जेस्चर ऑफ रेवरेंस। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा ट्रेडिशनल जेस्चर, ह्यूमिलिटी और सबमिशन। नथिंग ऑफ द सॉर्ट, एक्सप्लेन के पिटीफुली। कृष्ण जी बताया ऐसा मत करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वॉइसिंग उनका आवाज जो उस वक्त इस तरह से, इट हैज अ राइजिंग क्रेसेंडो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो ऐसे बोल पड़े। ही क्लच हर आर्म, उस जो लेडी थी उसको उठाया, जेंटली लिफ्टेड हर ऑफ द ग्राउंड, और उसके बाद वो तुरंत वहां से चले गए। Swiftly moved to a quiet corner of the garden and stood there all alone under a tree. ऐसा होता है कृष्ण जी जब जहां जहां गए और इस तरह से कई लोगों ने उनको घेर लिया हो। The crowd quickly followed him there and encircled him again. His tearful and compassionate eyes gazed at their wretched faces. वो कितने दयावान लगते हैं, उनकी भी आंखों में नमी है और देख रहे हैं।
His face was transfigured by an expression of extreme tenderness. इतनी करुणामय उनका चेहरा बन गया है. He seemed to be painfully conscious of the tremendous chasm between himself and his common people. ये बड़ी खाई बनती है ना. सामान्य लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं और आप अलग से खड़े हो और बीच में खाई बन जाती है. These common people who were not only burdened with sorrow but also poverty stricken. ऐसे लोग जो है वो गरीब भी है और कैसे हैं, काफी सामान्य भी है और उनके दिमाग में सब दुख ही है. यानी उनकी जो जिंदगी है वो मुश्किलों से भरी हुई है. Their agony contrasted sharply with the lucky lot of K. तो उनसे जो हम लकी कह सकते हैं कृष्णमूर्ति को, क्योंकि उनके पास तो पूरे कंफर्ट्स थे. Who had the comforts of this world and spiritual riches also. यानी वो एक अलग इंसान थे. तो इस तरह से ये वर्णन है जो बड़ा ही रोचक है. अब आगे एक और ऐसा बनता है, एक ऐसा प्रयोजन 3 मिनट है हमारे पास, तो उसमें हम ये देख लेंगे. बड़ा ही रोचक है, आप सुनिए. ए सर्टेन वैष्णवाइट सन्यासी, वैष्णव एक सन्यासी है, अगास्ट शब्द हो जाता है. When K publicly told him that it was a stupid act to smear his body with holy ashes. जो राख मलते हैं ना अपने शरीर को, ये स्टूपिड है. And was never seen again at the public talks. तो कभी आया नहीं वो. तो सुसुनाक बता रहे कि I felt very sorry for this ascetic who was obviously upset by K's caustic remark. K ने जो बात बताई, यानी कृष्ण जी ने जो बात बताई, वो बड़ा ही बेचैन हो गया, उसे बुरा लगा, वो आया ही नहीं कभी. It frequently happened that K's fortnight denunciations of tradition and religious beliefs put many people off the talks. वो बता देते थे ऐसे रूडली, कभी कभी लगता था. तो कई लोग जो धार्मिक थे, कभी बहुत धार्मिक थे, वो आते ही नहीं थे उनको सुनने के लिए. Some refrained from asking him questions at meetings because they dreaded the possibility of their being publicly humiliated. ऐसा लगता था कि ये हमें जाहिर में हमारा अपमान हो रहा है. यानी वो फिर कृष्ण जी से किनारा कर लेते थे, उनके नजदीक नहीं आते थे. All these categories of persons were the losers. First, they failed to realize that K was incapable of malice. Second, they did not understand that K's words should be likened to a surgeon's lancet that hurts but also heals the patient. इतनी गहरी बात बताई कि के शब्दों में कभी घृणा नहीं थी, तिरस्कार नहीं, लेकिन उनके शब्द ऐसी चाकू की नोक जैसे थे कि जो दर्दी को, पेशेंट को सर्जन जैसे काटता है, उसे ऑपरेशन करता है, लेकिन उसके भले के लिए वो फिर बाद में अच्छा हो जाता है. तो इस तरह से उनकी जो कहने की बात थी वो चाकू की तरह पैनी थी. इन बॉम्बे अवर लीव टेकिंग वॉज ब्रीफ. हम मुंबई में उनसे हम विदा होते थे, वो काफी छोटी सी हमारी मुलाकात थी. बिकॉज सो मेनी पर्सन्स वेर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर देयर टर्न टू टॉक विद के. कई लोग थे, जैसे ही उनका प्रवचन खत्म हुआ, कई लोग उनसे बातें करने के लिए, यानी इतना ही समय व्यतीत हो जाता था. तो आदिकरम जी ने उनको कोलंबो आने के लिए इनवाइट किया फॉर डिलीविंग अनदर सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स. के एम्ब्रेस्ड अस, के उनसे गले मिल गए और कहा गो हो, मैंने टेक ए गुड रेस्ट. उनको बताया आप जाओ और आराम करो. यू हैव लिसन टू द टॉक्स. आपने मेरी कई बातों को सुना है. सर्स शाउट इट फ्रॉम द हाउस टॉप्स. आप जो भी मैंने बताई है वो आप अपने घर के ऊपर जाओ और अपने छप्पर से बोलो, जो भी बोलना है. मैंने जो बताया है, जो सुनाया है. शाउट इट फ्रॉम द हाउस टॉप्स. ये बड़ा ही अच्छा टाइटल बन जाए, वी हैव टू शाउट फ्रॉम द हाउस टॉप्स. कितनी रोचक बात है. यानी हम ऐसा जो भी वर्णन है, सुषुम्ना का अनुभव है, आदिकरम जी के साथ उनका जो भी आना है भारत में, ये सब बातों को यहाँ पर इनकी जो किताब है जिसमें से मैंने ये बातें ली है, तो
इस दौर से आप जिन्होंने यहाँ पर सुना है, ये मेरे साथ चल रहे थे, कृष्ण जी के साथ चल रहे थे, कृष्ण जी को सुन रहे थे। और मैं समझता हूँ कि यही दौर हमारा चलना चाहिए कृष्ण जी के साथ। तो आगे हम देखेंगे जो टाइटल बनेगा, आगे जो टाइटल, द सेज हु स्पीक्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो अपने सही संवाद वो कैसे करते हैं, सीधे अनुभव से, ये बात हम आगे देखेंगे। अगर हो सका तो 16 तारीख को, अगर मैं विनती करूंगा कि आप 16 को अगर ये रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। आप सबका आभार, थैंक यू वेरी मच। और मुझे इस दिल्ली फेडरेशन के ओर से यहाँ पर जो बुलाया गया और मैं बोला, इसके लिए मैं कृष्ण जी का बहुत आभारी हूँ और आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर। जी आप 16 को भी रख लीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ जी। एबल टू हियर मी। 16 तारीख को हाँ भी आप इसका नेक्स्ट पार्ट ले लीजिए। हाँ, यस यस, 16 तारीख को हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ में आई एम गोइंग टू यूरोप, सो वो हो नहीं पाएगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक, थैंक कोई यू। बात नहीं, आप ओके उसमें ले लीजिए। और ओके, इसको श्योर, 16 तारीख को फिक्स करते हैं। यस, हाँ हमारी भी मीटिंग है, हम क्रॉस नहीं करेंगे। रोहित ठीक, वत की मीटिंग और जो क्रॉस होती है वो भी बच जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ, यही थैंक टाइम यू। है, ठीक हाँ है। ओके, ठीक है। थैंक यू, बहुत सुंदर। ये यूट्यूब पर आ जाएगा ना ऐसा, जिन लोगों को सुनने नहीं आया है, जिनका तक नहीं है आज, वो शायद सुन पाएंगे। जी यूट्यूब पे आ जाएगा ये। अच्छा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी हमारे आपको जो मैंने सुना है यूट्यूब पर सुना है आपको काफी जी 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 जी, अच्छा अच्छा, अब मिलना भी होगा शायद, हम वहां पर आए बिल्कुल तो मिलना होगा। हाँ जी जरूर जी जरूर। जी चलिए। जी जी। नो तो कोई प्रॉब्लम। अगर सवाल हो या कोई हाँ कुछ हो तो पूछ सकते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं आज प्रेजेंट हैं। हेलो। हाँ जी। राजीव जी, मैं एक बात बोल सकती हूँ? हाँ जी, सुनीता जी बोल रही हैं। हाँ जी। हाँ हर्षवर्धन जी। जी, कमाल ही कर दिया आपने, इतना अरे अच्छा बोला। और मेरे को कृष्णा मूर्ति जी के बारे में इतना सब कुछ नहीं मालूम था जो अच्छा अच्छा। आपने बताया। मतलब इट वॉज रियली गुड। आई वॉज थिंकिंग ऑफ लीविंग आफ्टर 15 minutes. आई कुड नॉट लेफ्ट द प्लेस. आई ओहो, सेट टिल एंड। वेरी अच्छा। नाइस, थैंक यू सो मच। अब आप, हम साथ साथ सफर कर रहे थे ऐसा लगा आपको सच में। राइट राइट। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, रमेश जी आप हेलो। बोल रहे हैं कुछ? हाँ जी बोलिए। हाँ, बहुत मजा आया। और ये कृष्ण जी के बारे में बहुत सी चीजें जो मालूम नहीं थी वो भी आज बहुत उजागर हुई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू। और ये, मगर ये एक बात, ये जो जनरल एजुकेशन एंड हम्म दिस हम्म डेवलपमेंट ऑन आवर स्पिरिचुअल साइड, वो हम्म। बैलेंस के बारे में उन्होंने क्या बताया? हाँ, वो वहां पर उनको ये समझाना था कि जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको हम्म, सही इस्तेमाल समाज के लिए होना चाहिए, हमारे ईगो को नहीं बढ़ाने के लिए, हमारी पर्सनालिटी को के लिए नहीं, हमें कोई नोबेल प्राइज लेना है उसके लिए नहीं। एक डॉक्टर है तो मरीजों को अच्छा ही करता है और उसका काम वही है, और उसमें उसको नॉलेज के साथ उसको आगे बढ़ना है। वो नॉलेज होना ही चाहिए, वो किताबों से मिले, अनुभव से मिले, कहीं से भी मिले, ये कृष्ण जी बताते हैं। और फैक्चुअल नॉलेज और साइकोलॉजिकल नॉलेज, वो बोले साइकोलॉजिकल नॉलेज इज डेंजरस। हम हम्म, कुछ हमारे दिमाग में ऐसी बातें आ जाती है, वो अच्छा नहीं है। रोहित मेहता ने अपने जो किताब उनके जो लिखी बाद में उन्होंने बताया था, वाराणसी में उनके उनके साथ बातें की, उसी में वही बातों को उन्होंने बताया। और उसके बाद फिर उन्होंने कॉल ऑफ उपनिषद में उसकी बातों को विवरण किया है रोहित भाई ने। यानी साइकोलॉजिकल मेमोरी इज डेंजरस। फैक्चुअल होना ही चाहिए, मुझे मेरे घर पहुंचना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता मेरे घर ले जाएगा, वरना मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। वो फैक्चुअल मेमोरी है। लेकिन मैं मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे जो भी हमारे मित्र है उसके साथ मैं अंदर से बुरा हूँ और बाहर अच्छा दिखा रहा हूँ, वो अच्छी बात नहीं है। वो साइकोलॉजिकल मेमोरी में मुझे रखना नहीं है। आपके साथ मेरा अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है, आपने मेरा अपमान किया है, ये मुझे नहीं रखना। ये साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है। तो कृष्ण जी उससे दूर रहने की बात करते हैं कि आप फैक्चुअल मेमोरी रखो।
वो बड़े ही उनको बड़ा मजा आता। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स पढ़ते थे, वो उपनिषद नहीं पढ़ते थे। वो उनको डिटेक्टिव स्टोरीज में बड़ा मजा आता था। वो एक घड़ी किसी ने दी थी पेरिस में, एक घड़ी दे दी, तो उन्होंने उस घड़ी को घर जाके खोल दिया कि इसमें क्या है टेक्निकल और उसको फिर उसको असेंबल करने की कोशिश की, जो कि हो नहीं पाया था, लेकिन उनका दिमाग इस तरह से था, टेक्निकल काफी था। तो वो बड़ी बात है, ये समझने जैसी बात है। यानी हमारा मस्तिष्क साफ रहना चाहिए, यानी साइकोलॉजिकल मेमोरी कुछ देनी नहीं चाहिए हर रोज। यानी ये अवेयरनेस, यही अवेयरनेस है। ये बड़ी मतलब कि हमें समझने की बात यही है। यस सर, थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं विद यस द यूनिवर्सल प्रेयर। यस O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। थैंक यू। और हम 16 तारीख को फिर आपको सुनेंगे पार्ट 3 के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। Thank you, brother. सबको, हाँ हाँ राजीव जी, सबको नमस्कार। यस, जो भी जुड़े हैं सबको नमस्कार।